एक दफा फिर मैं आपको जो है वो लाइट रिएक्शन में जो है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में बता देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया है कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो उस वक्त होता है जब फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन में एटीपी भी चाहिए होते हैं और NADPH2 भी चाहिए होते हैं। जब एटीपी कम बन रहे होते हैं तो उस दौरान प्लांट क्या करता है, नॉन साइक्लिक से साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की तरफ चला जाता है। और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इस्तेमाल होता है। और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है, पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 से जो है वो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 1 के पास जाता है, फिर फेरोडोक्सिन के पास चला जाता है, फेरोडोक्सिन के बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद ये चला जाता है प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद दोबारा जहां से इलेक्ट्रॉन निकला था वहीं पर चला गया। और उस दौरान सिर्फ क्या बनते हैं, सिर्फ एटीपी जो है वो बनते हैं। जब एटीपी की सॉरी कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, ये दोबारा फिर नॉन साइक्लिक से फिर दोबारा जो है ये नॉन साइक्लिक की तरफ चले जाते हैं। तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो कौन सा वाला है, वो प्लांट्स के अंदर जो है वो नॉन साइक्लिक ही होता है। अब मैंने आपको एक बात बतानी थी कि ये जो एटीपी बनते हैं, मैंने आपको कहा था ये एटीपी बनने का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है कि ये ऐसे ही बस एटीपी बन जाते हैं। इस एटीपी बनने का पूरा एक प्रोसेस है, फोटो फोस्फोरिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, जब एटीपी बनते हैं, इस एटीपी बनने को जो फोटोसिंथेसिस में बनते हैं, इसको हम कहते हैं फोटो फोस्फोरिलेशन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। इसको हम फोटो फोस्फोरिलेशन कहते हैं। और इसका जो मैकेनिज्म होता है एटीपी बनने का, जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कीमो ऑस्मोसिस। अब ये जरा कीमो ऑस्मोसिस समझो, ये कीमो ऑस्मोसिस होता क्या है। अब मैं आपको अभी जो पहले मैंने आपको अलहदा से बनाकर बताया था ना, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 और ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब मैं सिर्फ इसको जो है वो आपको थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर बता रहा हूँ। चलो दोबारा मुझे दोबारा यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट बनाना पड़ेगा। ये दोबारा मैंने क्लोरोप्लास्ट बना दिया। ये मैं एक बड़ी सी बना लेता हूँ, ये थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन। सही है, ये क्या है, ये थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन हो गई। ये लें, ये थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन हो गई। थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर ये थाइलोक्वाइड का ल्यूमेन है। अंदर की जो कैविटी है उसको क्या कह रहे हैं, ये थाइलोक्वाइड मेम्ब्रेन का ल्यूमेन है। और बाहर क्या है, बाहर है स्ट्रोमा। सही है। अब यहाँ पर है फोटोसिस्टम 1, सॉरी फोटोसिस्टम 2 है, ये फोटोसिस्टम 2 हो गया। इसको लिख देता हूँ फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 के बाद फिर ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर 2 हो गया। उसके बाद फिर जो है ये आ गया प्लास्टोक्योनिन। उसके बाद आ गया जो है वो प्लास्टो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आ गया। और उसके बाद जो है आ गया, ये क्या है, ये है प्लास्टोक्योनिन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गई पूरी यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आ जाता है ये फोटोसिस्टम 1। ये क्या आ गया, फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 के साथ जो है ये लगा हुआ है फेरोडोक्सिन FD। और उसके साथ फिर ये NADP रिडक्टेज भी है, एंजाइम भी मौजूद, ये सारे इसमें मौजूद होते हैं। अब मेरी एक बात सुने कि क्या होता है फोटो, ये जो थाइलोक्वाइड का जो ल्यूमेन है अंदर, ये हाइड्रोजन का ग्रेट रिजर्वायर है। इसमें हाइड्रोजन जो आइंस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। किसके मुकाबले में, किसके मुकाबले में ज्यादा होते हैं, स्ट्रोमा के मुकाबले में। देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन है और स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कम है। अब थाइलोक्वाइड के अंदर हाइड्रोजन इतने ज्यादा क्यों होते हैं, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन इतने कम क्यों होते हैं, इसकी रीजन क्या है, क्यों इसमें इतने हाइड्रोजन ज्यादा हो जाते हैं और स्ट्रोमा में कम होते हैं। इसकी एक रीजन तो ये है, जब फोटोलाइसिस होती है वाटर की, जब वाटर की फोटोलाइसिस होती है तो वाटर जब टूटता है H2O में, H और OH में, तो वाटर ल्यूमेन थाइलोक्वाइड के अंदर टूटता है। तो वाटर के हाइड्रोजन जो है वो इसमें कुछ देर के लिए स्टे करते हैं यहाँ पर, इस वजह से हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। फिर क्या होता है, प्लास्टोक्यूनिन से जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे होते हैं, तो प्लास्टोक्यूनिन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ट्रांसफर करता है, उसके साथ क्या करता है, स्ट्रोमा से एक हाइड्रोजन भी पकड़ लेता है। इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम के पास, लेकिन स्ट्रोमा से क्या करता है, स्ट्रोमा से एक हाइड्रोजन भी पकड़ लेता है।
फिर ये हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एक पंप की तरह होता है। वो क्या करता है, वो उसको हाइड्रोजन अपने के इलेक्ट्रॉन से उसको काम है, उसको हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन है वो रखने नहीं है। और साइटोक्रोम क्या करता है, हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन है उनको कहाँ डाल देता है, उनको थाइलाकोइड के अंदर डाल देता है, उनको थाइलाकोइड के अंदर डाल देता है और इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर कर देता है। और तीसरी चीज ये है कि एनएडीपी को जो हाइड्रोजन मिलते हैं वो थाइलाकोइड से नहीं मिलते। वो हाइड्रोजन कहाँ से मिलते हैं, वो हाइड्रोजन मिलते हैं किसके, स्ट्रोमा से। होते वाटर वाले हाइड्रोजन है। तो आमिर वाला क्वेश्चन वैलिड है कि जब वाटर वाले हाइड्रोजन है तो उसको तो थाइलाकोइड से मिलने चाहिए थे, बाहर से कैसे मिलते हैं, अभी बताता हूँ बाहर से कैसे मिलते हैं। लेकिन अभी सिर्फ इतनी बात समझ लो, इतनी बात समझ लो कि थाइलाकोइड के अंदर हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है किसके मुकाबले में, स्ट्रोमा के मुकाबले में। थाइलाकोइड के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन स्ट्रोमा के मुकाबले में क्यों ज्यादा होती है, उसकी रीजन मैंने आपको बता दी। जब वाटर टूटता है तो वाटर के जो हाइड्रोजन होते हैं वो किस में रहते हैं, वो भी होते हैं थाइलाकोइड के अंदर। फिर दूसरा, साइटोक्रोम जो है ये भी बाहर से स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को पंप करके अंदर डाल देते हैं। और जो NADPH को जो हाइड्रोजन चाहिए होता है NADP को, वो स्ट्रोमा से आ रहा होता है। तो ऑटोमेटिकली स्ट्रोमा में हाइड्रोजन कम हो जाते हैं और अंदर ज्यादा हो जाते हैं। अब एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, एक चीज की कंसंट्रेशन एक जगह ज्यादा होना और दूसरी जगह कम होना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्रेडियंट। कहते हैं ना कि एक चीज ज्यादा है, दूसरी जगह कम है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक डेवलप हो गया। अब जब हाइड्रोजन अंदर बहुत ज्यादा हो गए और बाहर बहुत कम हो गए, अब क्या होगा, हाइड्रोजन जब इतने सारे एक जगह जमा हो गए तो क्या होता है, यहाँ पर एक एंजाइम लगा हुआ होता है, एटीपी सिंथेसिस। यहाँ पर एक एंजाइम लगा हुआ होता है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में ये सब चीजें तो होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन सब के अलावा थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में एक और चीज कौन सी होती है, तो वो एक एंजाइम है जिसको कहते हैं एटीपी सिंथेसिस। अब क्या होता है, जब हाइड्रोजन बहुत सारे जमा हो जाते हैं ना थाइलाकोइड के अंदर, तो फिर क्या हो, ये तेजी से फिर ये बाहर निकलते हैं यहाँ से। हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाते हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। जब ये हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। और उस एनर्जी को क्या करते हैं, ये एटीपी सिंथेसिस उस एनर्जी को इस्तेमाल करके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ फॉस्फेट को मिलाकर क्या बना देते हैं, एटीपी बना देते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे डैम होते हैं ना, डैम के अंदर जो है वो पानी बहुत सारा जमा कर लेते हैं, ऐसे डैम होता है ना, डैम में बहुत सारा पानी जो है वो ऐसे जमा कर लेते हैं ऐसे नीचे। फिर क्या होता है, डैम के अंदर बहुत सारा ये पानी जमा हो गया, जैसे ही डैम के ये दरवाजे खोलते हैं तो तेजी से पानी बाहर निकलता है ऐसे। और उस दौरान क्या होती है, एनर्जी जो है वो जो एनर्जी जो क्रिएट होती है वो टरबाइन को चलाने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के क्या आती है, काम आती है। इसी तरह हाइड्रोजन बहुत सारे जमा हो जाते हैं। जैसे ही जमा होते हैं फिर एटीपी सिंथेसिस एंजाइम में बाहर जैसे ही निकलते हैं तो उस दौरान क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी के किस काम आती है, वो एनर्जी एडीपी को फॉस्फेट के साथ मिलाकर एटीपी में कन्वर्ट करने के काम आती है। तीन तीन हाइड्रोजन के प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन निकलते हैं तो एक एटीपी बनता है। यानी एक एटीपी बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन निकलने हैं, 3। अब आमिर अपनी वाली आपकी जो बात थी वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो एकदम से तेजी से बाहर हाइड्रोजन निकले हैं, इन्हीं हाइड्रोजन में से जो है वो क्या लेगा, NADP हाइड्रोजन लेगा, क्या बनाने के लिए, NADPH2 बनाने के लिए। तो थे तो वाटर के मगर फिर बाहर आ गए वो। अब सारे अब बाहर थोड़ी रहेंगे, आ तो गए बाहर लेकिन हमेशा के लिए बाहर नहीं रहेंगे। अब क्या होगा, दोबारा वो साइटोक्रोम इनको पकड़ के दोबारा अंदर डाल देगा, पंप करता जाएगा। साइटोक्रोम इनको दोबारा अंदर डाल देगा तो दोबारा अंदर इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो मैंने आपको एटीपी बनाने का ये जो मैकेनिज्म बताया है, इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, कीमोओस्मोसिस कहते हैं। और एटीपी जो बनता है लाइट रिएक्शन में, उसके बनने को हम क्या कहते हैं, उसके बनने को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें कौन सी हैं जो याद रखनी है। एक तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बनते हैं उनके बनने को क्या कहते हैं, उसको बता देना, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अगर आपसे ये पूछ लें कि जो है वो इसके मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, तो बता देना मैकेनिज्म को कीमोओस्मोसिस कह रहे हैं। देखो जो नॉर्मल ओस्मोसिस होती है उसमें तो वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है ना, लेकिन यहाँ पर वाटर नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन है, केमिकल जा रहे हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो इस वजह से इसको हम कीमोओस्मोसिस कहते हैं। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है या थाइलाकोइड में,
तो आप क्या बताओगे? थाइलोक्वाइड के अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। फिर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि होती क्यों ज्यादा है, उसकी रीजन क्या है? उसकी मैंने आपको जो है वो 3 रीजन बताई। एक रीजन तो मैंने आपको ये बता दी कि हाइड्रोजन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो थाइलोक्वाइड में होता है, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा हो जाते हैं। फिर हाइड्रो NADP जो हाइड्रोजन लेता है वो थाइलोक्वाइड से नहीं लेता, वो तो लेता है स्ट्रोमा से, तो थाइलोक्वाइड के हाइड्रोजन कम नहीं होते। और साइटोक्रोम भी हाइड्रोजन को अंदर पंप कर रहा होता है। इन 3 रीजन की वजह से अंदर हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। फिर जब ये हाइड्रोजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी क्या बनाने में काम आती है? एटीपी। और एक एटीपी बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं? 3 हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन के प्रोटॉन चाहिए होते हैं एटीपी बनाने के लिए। ये चीजें आपने याद रखनी। सर, जी जी हाँ, पूछो। जैसे आपने बताया कि थाइलाकोइड मतलब ल्यूमेन के अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं सर, वो फोटोलाइसिस की वजह से आते हैं, मतलब वाटर का हाँ ब्रेकडाउन होता है। हाँ। सर स्ट्रोमा में कहाँ से आते हैं? किसमें? स्ट्रोमा में सर। अच्छा, स्ट्रोमा में तो आपको पता ही है ना कि जब क्या कहना चाहिए कि वैसे भी तो नॉर्मली हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद तो होते हैं ना। सेल से हाइड्रोजन बाज़ दफ़ा क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट की अपनी मेम्ब्रेन बाज़ दफ़ा हाइड्रोजन को पंप कर रही होती है। और ज्यादातर तो ये जो वाटर टूट रहा होता है, तो उस दौरान भी हाइड्रोजन आते हैं, जो हाइड्रोजन बाहर जाके जमा हो रहे होते हैं इतने सारे, तो वो वहां पर थोड़े बहुत तो मौजूद होते हैं ना। जब यहाँ से जाते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं, लेकिन जब अंदर से बाहर जाते हैं तो बाज़ दफ़ा जब बाहर से दोबारा अंदर आते हैं तो सारे तमाम अंदर नहीं आ जाते, कुछ थोड़े बहुत स्ट्रोमा में रह जाते हैं। वो यही होते हैं जो सारे होते हैं, यही घूम फिर कर मूवमेंट करके अपनी कंसंट्रेशन बना रहे होते हैं। तो सारे अंदर नहीं आ जाते, कुछ बाहर रह जाते हैं, और उन्हीं को NADP पकड़ लेता है। होते ज्यादातर वो वाटर के ही हैं, जबकि कई दफा ओके टूटता है सर। ना, एक दफा थोड़ी टूट रहा होता है, कई दफा वो टूटता है। अच्छा, अब आपकी बुक में लिखा हुआ है कि मेन इवेंट जो लाइट रिएक्शन के दौरान मेन इवेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, वो मैंने आपको बता दिया था। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 की तरफ जाता है, वो मैं आपको पहले बता दिया था किस तरह। फिर NADP रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। और इस दौरान सिंथेसिस ऑफ ATP बाय फोटोफॉस्फोरिलेशन, और ATP की सिंथेसिस होती है। ये 4 पॉइंट्स भी याद कर रख लीजिएगा। अगर आपसे कोई MCQs में पूछा दिया जाए इनमें से कौन से जो है वो ये चीज, इनमें से कौन से इवेंट जो है वो लाइट रिएक्शन के दौरान होते हैं, ये तमाम के तमाम जो है वो होते हैं। आज मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये चीजें अगर आप याद कर लेना जो मैंने आपको बता दी हैं, आपको बुक को रीड करने की जरूरत नहीं है। बुक में से कुछ भी ना देखें, इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। 2-3 दफा ये मेरा लेक्चर अच्छी तरह से देख लें, काफी होगा आपके लिए जो है वो जो आपका एंट्री में जो भी आएगा क्वेश्चन घुमा फिरा कर इससे ही आएगा। अगर नहीं हो तो पुराने एंट्री टेस्ट के पेपर देख लीजिएगा, उनमें से इससे ज्यादा इन चीजों से ज्यादा कोई भी चीज नहीं पूछिए। इसी ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, बस यही कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लें। बुक में से अगर आप पढ़ेंगे भी तो आपका पढ़ लें, अगर पढ़ना चाहते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। लेकिन उसमें से अब